आप सभी का जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समास, जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। समास है क्या? तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात जो ज़्यादा शब्दों में बोला गया है उनको क्या करना, छोटे रूपों में बोलना, अर्थात संक्षिप्त रूप में बोलना ही क्या कहलाता है, समास है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है, एग्जाम में आया हुआ है। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास का प्रयोजन क्या होता है? तो समास का प्रयोजन में देख लीजिएगा, कम शब्दों में अर्थों का क्या करना, विस्तार करना, अर्थात जो ज़्यादा शब्दों में लिखा हुआ है उनको क्या करना, छोटे रूपों में लिखना। अगला देखिएगा इसी में कि समास का अनुशीलन, ठीक है, किसके आधार पर हुआ है? तो ये भी प्रश्न आया हुआ था आपका। तो संस्कृत व्याकरण के आधार पर क्या हुआ है, इसका अनुशीलन हुआ है। किसका? समास का। तो एक बार मैं शुरू से यहाँ परिभाषा छूटा हुआ है, यहाँ से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो समास क्या है? तो दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से जो नया शब्द, नया जो स्वतंत्र पद है, ये बनेगा, ये क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अर्थात बड़े रूपों को, है ना, जो ज़्यादा शब्दों में लिखा गया है उन शब्दों क्या करना, संक्षिप्त रूप में लिखना। इसी कारण समास का अर्थ क्या है? तो यहाँ समास का अर्थ देखने को आपको मिलेगा कि समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप होता है। समास का प्रयोजन क्या है? तो कम शब्दों में अर्थों का विस्तार करना। अगला देखिएगा, समास का अनुशीलन किसके आधार पर हुआ है? तो संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, समास के प्रकार। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो यदि पूछा जाए कि प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के समास होते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि समास प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख रूप से कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के। प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के। इसी प्रयोग के आधार पर पूछा जा सकता है कि मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना कितने प्रकार के, 4 ही प्रकार के होते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ना ये 6 प्रकार के बारे में है ना। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आपका पहला समास हो जाता है कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद तत्पुरुष समास, उसके बाद मिल जाता है आपको कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार का है। लेकिन जो 4 प्रकार जो प्रयोग के आधार पर देखे थे वो कौन कौन सा, ये भी देख लेते हैं। है नहीं, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उसमें का पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 4 को मूलतः या प्रयोग के आधार पर ये 4 समास में बांटा गया था, क्योंकि ये तत्पुरुष समास के अंदर ही ये 2 समास को लिया गया था, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो 6 कौन कौन सा है और 4 कौन कौन सा, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए पहला देखते हैं, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास आजकल एग्जाम देने का पैटर्न बदल चुका है ना, कि क्वेश्चन ना देखिए इसको परिभाषिक रूप पूछ दिया जाता है। तो अव्ययी भाव समास होता क्या है? तो अव्ययी भाव समास होता है जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो। ठीक है, एवं जो प्रथम पद लिखा हुआ है उसमें क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो। ये क्या है, अव्ययी भाव समास। तो उपसर्ग देखते हैं, केवल उपसर्ग से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है ना। तो उपसर्ग लगा हो तो कौन कौन सा उपसर्ग लगा हो, इसके बारे में देख लेंगे। तो इसमें यदि देखिएगा, उपसर्ग को याद रखना पड़ेगा आपको। यथा, आ, नी, भर, प्रति,
बे, अनु, नीर, ये सब यदि उपसर्ग दिखाई दे तो आपको डायरेक्ट लगा देना है कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। लेकिन इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि प्रथम पद किसमें का प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास का। एग्जाम्पल देखते हैं। यथाशक्ति, यहां देखिएगा यथा लिखा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब शक्ति के अनुसार। यहां देखिएगा यहां भी यथा लिखा हुआ है, यथार्थ मतलब अर्थ के अनुसार। या ये सब उपसर्ग के अलावा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहां देखिएगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रातों रात लिखा है, मतलब एक ही शब्द का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। रातों रात, रात ही रात। तो ये उपसर्ग, ये जितने भी उपसर्ग लिखे हैं इनके अलावा यदि शब्दों का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अगला समास देखिएगा, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है, तो परिभाषिक रूप में आपको ध्यान रखना है जिसका अंतिम पद, ये अंतिम पद को हुई उत्तर पद के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या होता है, प्रधान हो, तब ये तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है ये यदि पूछे तो तत्पुरुष समास होता है आपका कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है। और इसमें लोप किसका होता है, तो कारक का। तो कारक में कौन कौन सा, जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, द्वारा आदि, है ना। ये सब का लोप हो यदि इन कारकों का, तभी क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास। जैसे यहां देखिएगा राजपुत्र, क्या लिखा हुआ है, राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र, यहां पर क्या लगा हुआ है, कारक लगा हुआ है। गृहागत, गृह को आगत, यहां पर भी देखिएगा कारक लगा हुआ है को। तो यदि कोई भी आपको कारक दिखे तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कारक दिखा तो तत्पुरुष समास। यहां पर देखिएगा सबसे पहले कौन सा पढ़े हैं हम लोग, अव्ययी भाव समास। तो सब उपसर्ग को देखिएगा, यहां देख लीजिएगा पहले इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, प्रथम पद। क्या लगा होगा उपसर्ग, कौन कौन सा उपसर्ग, यथा, आ, नी, भर, प्रति, बे, अनु, नीर, ये आदि उपसर्ग हो। उपसर्ग के अलावा और क्या ध्यान रखने के लिए बोला हूं, कि यदि शब्दों का पुनरावृत्ति हो, जैसे रातों रात, है ना, तो इस प्रकार के शब्द कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या देखे थे अभी, कि तत्पुरुष समास, जिसमें अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो, और कारक का लोप हो। यदि हम लोग विच्छेद करते हैं इसको, तब की कंडीशन में क्या लगा हो, आपको कारक दिखना चाहिए, है ना, इसके लिए आपको कारक देखना पड़ेगा। अगला समास देखिएगा, कर्मधारय समास, जिसका पहला पद दूसरे पद की क्या बताए, विशेषता बताए। अर्थात जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। तो कर्मधारय समास में आपको ध्यान रखना है कि पहला पद दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता बताए, तब कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे नील कमल, तो नीला है जो कमल, तो पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा क्या है, विशेष्य है। मतलब पहला पद दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, लेकिन विच्छेद करना जरूरी है। जैसे शब्द में क्या दिखे, है जो या के समान, अब विच्छेद करके देखिएगा, यदि है जो या के समान दिखा विच्छेद करने पश्चात, तब ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो काला और क्या दिखा, धन, मिर्च दिखा, मतलब क्या दिख रहा है आपको, ये काला रंग बता रहा है कि किसका, मिर्ची का। तो पहले पद दूसरे पद की क्या बताया, विशेषता बताया। तीसरा देखिएगा, भुजदंड, तो दंड के समान, क्या, भुजा। तो कर्मधारय समास में क्या क्या, पहला पद दूसरे पद की क्या बताए, विशेषता बताए, या तो आपको विच्छेद के दौरान देखना है कि है जो
या के समान लिखा हुआ हो। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला समास देखिएगा, द्विगु समास। द्विगु समास हम लोग को अधिकांश ये द्विगु समास और द्वंद्व समास में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा संख्यावाचक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो लिखा हुआ है, आप देखिएगा ये क्या लिखा है? द्विगु लिखा है। अब यहाँ थोड़ा काट के मैं अगर केवल एक अक्षर को लिखना चाहूँ, ये क्या लिखा हुआ है? द्वि। द्वि माने दो, और दो ऑलरेडी क्या है? एक क्या है? संख्या है। तो द्वि माने दो, दो एक क्या है? संख्या है। तो आसानी से आपको समझ में आना चाहिए ये कि ये जो कौन सा समास है? द्विगु समास। ये कौन सा हो जाएगा? तो पहला शब्द क्या होगा? पहला पद संख्यावाचक होगा। और संख्यावाचक कैसे होगा? तो कहाँ से याद रखिएगा? ये द्वि से याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, दोपहर, दोपहरों का समूह, दो दिख रहा है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। नवरात, नवरातों का समूह। तो पहला पद क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक पता कैसे चला? तो ये द्वि से पता चला। अगला देखिएगा, द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होंगे? दोनों पद प्रधान। जैसे माता पिता, माता और पिता। नदी नाले, नदी और नाले। यहाँ पर देखिएगा सुरासुर, सुर और असुर। तो ये हाइफन तो पहचान दे देता है, लेकिन आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हाइफन नहीं लगा हुआ होगा। लेकिन आपको समझना है कि वहाँ पर या तो विच्छेद करने के बाद या तो और मिलेगा, या तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा या। जैसे सुर असुर, सुर और असुर, ये भी क्या कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला समास देखिएगा, बहुव्रीहि समास, जिसमें न पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि एक अन्य पद होता है, अर्थात तीसरा पद हो जाएगा। ये क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास कौन सा हो जाएगा? जिसमें अन्य पद क्या हो? प्रधान हो। ये कौन सा समास कहलाता है? बहुव्रीहि समास। उस पहचान के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, उसके बाद ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर अन्य पद क्या होगा? प्रधान होगा। और अन्य पद किससे संबंधित होगा? तो अधिकांश देखने को मिलेगा आपको देवी देवता से संबंधित होगा तीसरा पद। और जुड़ा किससे होगा? तो अधिकांश कंडीशन में आपको शरीर के अंग से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल मिलेगा। ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। क्योंकि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में कंफ्यूजन होता है कई बार, मैं क्लियर करूंगा अभी, है ना। देखिएगा इसका एग्जाम्पल पहले। जैसे इसमें पहला देखिएगा, लंबोदर। ठीक है, कौन सा शब्द? लंबोदर। तो लंबा है जिसका उदर, तो अन्य पद प्रधान कौन सा? गणेश। तो ये किससे संबंधित है? देवी देवता से। पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा देखिएगा, इसी में क्या बोला? लंबा है जिसका उदर, तो शरीर के अंग से संबंधित है। दूसरा क्लू भी मिल गया आपको। अगला देखिएगा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, तो शिव जी, अन्य पद। ठीक है, देवी देवता से संबंधित हो गया। और ये कंठ, ये किससे संबंधित है? शरीर के अंग से। अब यहाँ पर एक तीसरा और चौथा एग्जाम्पल जो है, ये द्विगु समास में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी संख्यावाचक दिख रहा है, 10, दफानन। तो फिर बोलिए कि द्विगु समास होना चाहिए? नहीं। यहाँ पर देखिएगा 10 आनन है जिसका, तो ये अन्य पद से समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है? रावण। ठीक है, देवी देवता राक्षस ऐसा कुछ भी है ना, इससे संबंधित है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ से पता नहीं चलेगा तो अभी आपको बोला था कि शरीर से संबंधित होगा, तो संख्यावाचक जरूर दिख रहा है, लेकिन किससे संबंधित दिख रहा है? सिर से संबंधित, आनन,
शरीर के अंग से संबंधित। तो यहाँ कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए द्विगु और बहुब्रीहि समास में। अगला चौथा एग्जाम्पल देखिएगा, पंचानन। पंच संख्यावाचक जरूर है लेकिन द्विगु समास नहीं है। पंचा आनन, आनन शरीर के अंग से संबंधित, और तीसरा पद देखिएगा तो ये हनुमान जी से संबंधित है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि द्विगु समास और यहां देखिएगा है ना, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों क्या है, अलग अलग है। पहचानना कैसे है, उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी प्रकार की लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट्स भी करें ताकि हम अपनी गलतियों पर सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।